पिछली बातचीत में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकी उपनिवेशों और ब्रिटिश सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। बुद्धिजीवियों की इसमें विशेष भूमिका थी। वे इस संघर्ष से पहले ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, अपनी मांगें रखना चाहते थे और अपनी शिकायतों को दूर करके ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना चाहते थे। लेकिन एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना अमेरिका में हुई जिसने उपनिवेशियों को संघर्ष की तरफ बढ़ाया, और उस घटना का नाम है जिसे हम तात्कालिक कारण भी कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम का, और वह घटना थी बोस्टन टी पार्टी। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दे दिया। हालांकि चाय की कीमत ज़्यादा नहीं रखी गई थी, लेकिन फिर भी इससे उपनिवेशियों को हानि तो थी ही, नुकसान था ही। इसलिए उपनिवेशियों ने इसका विरोध किया, और विरोध को देखते हुए कंपनी ने ब्रिटेन से आए सारे जो जहाज़ थे उनमें से कुछ जहाज़ों को छोड़कर बाकी जहाज़ों को लौटा दिया। जो कुछ जहाज़ जो बोस्टन बंदरगाह पर रोके गए थे उनसे भी उपनिवेशों को एतराज़ था, और उन्होंने आदिवासियों की ड्रेस पहनकर, आदिवासियों का भेष धारण करके दिसंबर 1773 में वह जो चाय के जहाज़ खड़े थे बंदरगाह पर, बोस्टन बंदरगाह पर, उनमें से चाय के डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में चाय फेंकने की यह घटना ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसकी ख़ास बात यह थी कि चाय को फेंकना ब्रिटिश सरकार की निगाह में ब्रिटिश संसद के कानून का उल्लंघन था, जिसे वह किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी कानूनों की घोषणा की जिनका लक्ष्य था उपनिवेशियों को सबक सिखाना, ऐसा सबक कि दोबारा वे ब्रिटिश संसद के कानून का उल्लंघन करने का साहस न जुटा पाएं। इन कानूनों की जो प्रमुख बातें थी वो आप देखेंगे, आप जानेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से अपनी सर्वोच्चता, अपना आधिपत्य थोपने पर आमादा थी। पहला ही कानून यह पारित कर दिया गया कि जब तक उपनिवेशी उनके द्वारा समुद्र में फेंकी गई चाय की क्षतिपूर्ति नहीं देंगे तब तक बोस्टन बंदरगाह बंद रहेगा। और बोस्टन बंदरगाह के बंद होने का मतलब था कि वहाँ के निवासियों का रोजगार बंद हो जाना, उनके भूखों मरने की स्थिति आ जाना। क्योंकि बोस्टन मैसाचुसेट्स प्रांत में स्थित था, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए मैसाचुसेट्स से स्वशासन पूरी तरह से समाप्त करके वहाँ ब्रिटिश गवर्नर गेज को नियुक्त कर दिया गया, और उसके साथ सेना भी तैनात कर दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि अब उपनिवेशों में कोई भी अगर हत्या होती है तो उस हत्या की सुनवाई उपनिवेशों में न होकर किसी दूसरे उपनिवेश में होगी या ब्रिटेन में होगी। यही नहीं, एक कदम और आगे बढ़कर ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला सुनाया कि जो सेना तैनात की गई है अमेरिकी उपनिवेशों में, वे सेनाएं किसी भी नागरिक के घर में रह सकती हैं। और कैथोलिक धर्म को प्रतिष्ठा देने के लिए एक और प्रतिक्रियावादी कानून यह भी लागू कर दिया गया कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत की सीमा को ओहियो नदी तक बढ़ा दिया गया। ये इस तरह के आतताई कानून थे, प्रतिक्रियावादी कानून थे, सबक सिखाने वाले कानून थे, जिन
को सहन करना उपनिवेशियों में रहने वाली स्वाभिमानी, एक अलग चरित्र की, स्वतंत्र रहने वाली जनता के लिए आसान नहीं था। परिणाम स्वरूप इस बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने का निर्णय लिया और बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में उन्होंने 5 सितंबर 1774 में को फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया, जो सम्मेलन इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में जिन प्रमुख बुद्धिजीवियों ने और नेताओं ने भाग लिया उनमें थे जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स और जॉर्ज वाशिंगटन। इस कांग्रेस में, इस सम्मेलन में उपनिवेशियों ने अपने अधिकारों और शिकायतों की घोषणा के साथ ब्रिटिश संबंधों में आस्था अभिव्यक्त की। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिकी उपनिवेशी अपने अधिकारों की घोषणा कर रहे थे, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे, लेकिन उनको ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध कायम रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। वे संबंधों को कायम रखना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने इन प्रतिक्रियावादी कानूनों का प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया और गांव-गांव में सुरक्षा समितियों के गठन का भी निर्णय लिया। इस तरह से अब उपनिवेशी मुखर होते जा रहे थे ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ। और इसी बीच कनकॉर्ड और लेक्सिंगटन में एक ऐसी घटना हुई जिसने संघर्ष को अंजाम दिया और इस विरोध को आगे बढ़ाया। हुआ यूँ कि अप्रैल 1775 में बोस्टन के पास स्थित कनकॉर्ड नामक स्थान पर यह सूचना मिली कि वहाँ उपनिवेशियों ने शस्त्र इकट्ठे कर रखे हैं और इन शस्त्रों को जब्त करने के लिए ब्रिटिश सेना की जो टुकड़ी गई उस पर उपनिवेशियों ने लेक्सिंगटन में आक्रमण किया। हालांकि इसमें उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जब यह टुकड़ी लौट रही थी तो इस पर फिर उपनिवेशियों ने गुरिल्ला आक्रमण किया। गुरिल्ला आप जानते होंगे, छुपकर आक्रमण करने की कला है जो हमारे यहाँ भारत में भी बहुत प्रचलित रही है, ख़ास तौर से शिवाजी के संदर्भ में। तो जब उपनिवेशियों ने गुरिल्ला आक्रमण किया तो इसमें 200 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हो गई और इसके साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की भी शुरुआत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद भी अमेरिकी उपनिवेशों ने मई 1775 में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस फिर से फिलाडेल्फिया में बुलाई ताकि स्थिति में सुधार हो सके। इसकी अध्यक्षता जॉन हैनकॉक ने की और इस सम्मेलन की घोषणाएं हम देखें तो हम पाएंगे कि किस तरह से इस संघर्ष की शुरुआत कई मायनों में आधुनिक दुनिया के लिए अनोखी थी, उनकी विरासत है वह। इस द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में घोषणा की गई, उस घोषणा को आप सुनेंगे तो आप खुद रोमांचित हो जाएंगे। घोषणा इस तरह थी: हमारा उद्देश्य न्याय संगत है। उपनिवेशी ये बात कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे पास पर्याप्त साधन हैं और आवश्यकता होने पर विदेशी सहायता भी ली जाएगी। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत संकल्प लेते हैं। आप समझ गए होंगे इस घोषणा में कितनी दृढ़ता है, स्वतंत्रता के प्रति कितना प्रेम है और संघर्ष के लिए कितनी एकता है। यही नहीं, उपनिवेशियों को, उसके बुद्धिजीवियों को, उसके नेताओं को यह भी स्पष्ट है कि अगर उनके संसाधन कम भी पड़े तो वे विदेशी शक्तियां हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं और जिनसे उन्हें मदद मिल सकती है। इस संकल्प ने अमेरिकी उपनिवेशों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए तैयार किया
और यही नहीं, उपनिवेशियों ने वाशिंगटन के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी की और युद्ध की इस घोषणा के बाद, युद्ध की इस तैयारी के साथ ही ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशियों को विद्रोही घोषित कर दिया और 23 अगस्त 1775 को विद्रोही घोषित करने के साथ ही अमेरिका का ब्रिटेन के साथ स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ हो गया। अब हम यहाँ उन कुछ प्रमुख घटनाओं का बहुत संक्षेप में जिक्र करेंगे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम देने वाली थी। सबसे पहले जून 1776 में बंकर हिल का युद्ध हुआ, जो बोस्टन के पास की पहाड़ियों में हुआ था और इस पहले संघर्ष में अंग्रेज़ों की विजय हुई। विजय के बाद भी 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेशियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की उम्मीद टूटने के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जेफरसन समिति के नेतृत्व में यह घोषणा की गई थी और इस घोषणा में 13 उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया और इस घोषणा के बारे में नेविन्स और कॉमिजर ने एक बहुत सुंदर बात कही है जो इस संग्राम के महत्व को स्पष्ट करती है, केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने कहा है कि जो विचार सदियों से दार्शनिकों की संपत्ति रहे थे, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आज़ादी की बात, उदारता की बात, तो जो विचार सदियों से दार्शनिकों की संपत्ति रहे थे वे दर्शन के क्षेत्र से निकलकर कानून में बदल गए। इस तरह 4 जुलाई स्वतंत्रता की घोषणा का दिन है जो अमेरिका इतिहास में आज भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंकर हिल से न्यूयॉर्क आए जनरल हो को जर्मन सैनिकों का भी सहयोग प्राप्त था और ये जो ब्रिटिश जनरल था इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद 1776 के अंत तक आते आते अंग्रेज़ लगातार पराजित होते गए और इस पराजय से उपनिवेशियों में एक अभूतपूर्व जोश पैदा किया। इसके बाद जनरल न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया गया 1777 में, किंतु उसकी ढिलाई के कारण संसाधनों की कमी के बावजूद उपनिवेशी लगातार इन स्थितियों में लाभ उठाते गए और इसके बाद साराटोगा की जो उपनिवेशियों की विजय हुई 17 अक्टूबर 1777 को, उसने एक निर्णायक मुकाम पर उपनिवेशियों को पहुंचाया। ये जो साराटोगा की लड़ाई है, इसका जो खास बात है वो ये है कि जनरल यानी कि ब्रिटिश सेनापति ने खुद ने यह निर्णय लिया था कि वह न्यूयॉर्क पर 3 ओर से आक्रमण करके उपनिवेशियों को हमेशा के लिए पराजित कर देगा। इसमें उत्तर में कनाडा से जनरल बर्गोइन को आना था, हडसन नदी घाटी में स्थित साराटोगा स्थान पर पश्चिम में सेंट लेजर को आना था और दक्षिण में न्यूयॉर्क से स्वयं को आना था। लेकिन पश्चिम से आने वाले सेंट लेजर को अमरीकियों ने रोक दिया, नहीं आने दिया, और दक्षिण में न्यूयॉर्क से स्वयं खुद पहुंच ही नहीं पाया और इसका परिणाम ये हुआ कि अकेले बर्गोइन को लड़ना पड़ा जो उत्तर से आया था और उसको हारना पड़ा, उसकी हार हुई और समर्पण करना उसको पड़ा। और तुरंत ही ब्रिटेन के जो दुश्मन थे फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड, उन्होंने उपनिवेशियों की मदद का निर्णय लिया। वे मदद करने के लिए पहुँचे और इस तरह से साराटोगा की विजय उपनिवेशियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इसके बावजूद, इस हार के बावजूद ब्रिटिश सेना ने दक्षिण में प्रस्थान किया और अक्टूबर 1781 में यॉर्क टाउन
जो वर्जीनिया प्रांत में स्थित है, वहाँ अंतिम लड़ाई लड़ी। अब फ्रांस और अमेरिकी सेनाओं का कार्नवालिस जो ब्रिटेन का सेनापति था, उसने मुकाबला किया फ्रांस की सेनाओं का, अमेरिकी उपनिवेशों की सेनाओं का। और फ्रांस ने इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी की कि कार्नवालिस को अपनी हार माननी पड़ी और आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके साथ ही अमेरिकी उपनिवेशों की, जिनके बहुत कम संसाधन थे, उनकी शानदार विजय उन्हें मिली ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देश की सेना पर। और कुछ वक्त लगा संधि होने में फ्रांस की मध्यस्थता की वजह से, और अंत में 3 सितंबर 1783 की पेरिस संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया, ब्रिटेन का आधिपत्य समाप्त हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक नए राज्य का उदय हुआ, जो अपने आप में संप्रभु था। और यह संप्रभु देश जिस तरह से लड़कर अस्तित्व में आया था, वह आधुनिक युग के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी राजनीतिक दृष्टि से।